नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। और आप सभी जानते हैं कि हम जो है ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है और जिसमें कि हम इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। कहने का अर्थ है कि हम लोग पूरी तरीके से भारतीय भूगोल के परिचय को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए नेचुरल इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटिव, यानी हम लोग प्राकृतिक भारतीय भूगोल की बात करेंगे। और जिसमें कि आज हमारा जो टॉपिक है, हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि अपवाह तंत्र की बात करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो क्या है, किस प्रकार से, यानी कौन सी नदियां, किस नदी से कौन सी नदी जाकर के मिलती है, कौन सी नदी कहां से निकलती हैं। तो आज हम लोग पूर्ण रूप से भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे, जो हम पूरी तरीके से नदियों पर ही डिपेंड करते हैं। और सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि भाई भारत का जो अपवाह तंत्र है, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अगर केवल भारत के अंदर बात करते हैं रिवर्स के बारे में, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई आपका इंडियन रिवर। इंडियन रिवर में हम सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे कि भाई भारत की नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है, जो अपवाह तंत्र है, वो क्या है। समझ में आया? यानी कि जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है भाई नेचुरल पार्ट से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो हमारा नेचुरल पार्ट है वहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज हम वही चीज़ें यहाँ लेकर के आएंगे और उसी पर डिस्कस करेंगे कि भाई भारत का जो अपवाह तंत्र है, जो नदियाँ हैं, किस प्रकार से कहाँ से निकलती हैं और कितने भागों में हम नदियों को बांटने का काम करते हैं। यानी कि जो हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र है, हिमालयी ड्रेनेज सिस्टम है, किस प्रकार से काम करता है। या हम बात करते हैं भाई प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, तो प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम को भी हम यहाँ पर लगे चर्चा में बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ड्रेनेज सिस्टम है क्या। जब हम यहाँ पर अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं कि भाई अपवाह तंत्र है क्या, तो अपवाह तंत्र का मतलब अंग्रेजी में हम बात करते हैं भाई ड्रेनेज सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो भाई ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, आगे हम इसे किस प्रकार से पास कर सकते हैं कि ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। तो ड्रेनेज सिस्टम में हम बात करते हैं भाई नदी अपवाह तंत्र के बारे में। नदी अपवाह तंत्र की बात कही जाती है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम भारत की बात करते हैं या केवल भारत देश की बात करेंगे, तो भाई भारत में लगभग 4000 छोटी नदियां हैं। मतलब छोटी और बड़ी नदियां जो है कि जिनकी संख्या 4000 है। कहने का मतलब है कि भारत के अंदर ही लगभग 4000 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां बहती हैं? 4000 नदियां बहती हैं भारत के अंदर, ठीक है भाई। और इनके अपवाह तंत्र को ही, यानी कि जो ये 4000 नदियां हैं, तो इन 4000 नदियों के अपवाह तंत्र को ही हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है भाई, 2 पार्ट्स में, ठीक। 2 भागों में से विभाजित किया जाता है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। यानी कि जो हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र है, तो सबसे पहले हम हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करते हैं। यानी कि भाई हिमालय ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम या हिमालयन ड्रेनेज। तो ये आपका भाई हिमालयी अपवाह तंत्र है, जो कि हिमालयी अपवाह तंत्र, जिसमें कि हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर हम उन नदियों को बारे में पढ़ते हैं जो हिमालय से निकलती हैं। यानी कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों को
हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल किया गया है। निकलने वाली नदियों को हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल किया है। अब भाई हिमालय से निकलने वाली नदियां बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन यहां हम कुछ प्रमुख नदियों की बात करेंगे, यानी कि जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं हम उन महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अगर जैसे कि कई सारे प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे भारत की या भारत का जो अपवाह तंत्र है, जिसमें से भाई 77% अपवाह तंत्र जो है कि कहां है, बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में मतलब 77% जो भारत का जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो कहां है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी कि मोस्टली अगर आप देखते होंगे कि भाई भारत में जो मोस्टली अधिकतर जो नदियां हैं, यानी कि जो हमारी रिवर है, जो नदियां हैं, वो कैसी बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं या पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो भाई वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं हमारे भारत में। अधिकतर नदियां जो है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। भाई नदियों का बहाव जो है कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो कि सबसे अधिक इनका जल जो है कि भाई इसका अपवाह तंत्र जो है कि वो कहाँ है, बंगाल खाड़ी में गिरता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 77% जो है कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। और रही बात जब हम 23% की बात करेंगे, जो हमारा 23% है, तो जो 23% जो है कि हमारा अरब सागर में गिरता है। मतलब कहाँ है, अरब सागर में है, जो कि भाई पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, इस प्रकार से बहती हैं। ठीक है, इस प्रकार से बहने वाली नदियां हैं, जो कि आपके ईस्ट से लेकर के यानी ईस्ट टू वेस्ट घूमती हैं। तो इस वाले क्षेत्र में ये कैसी घूमती हैं भाई, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहेंगी, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं भाई, अरब सागर में गिरती हैं। तो इसी प्रकार से हम इन्हें भी अनेक नामों से भी जानते हैं। कुछ नदियां हैं जिन्हें हम भाई, कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि बृहद हिमालय से, लघु हिमालय से, शिवालिक हिमालय से और महान हिमालय से, और भी असम हिमालय, पंजाब हिमालय, इन तमाम तरीके के हिमालय हैं जो कि इन घाटियों से नदियां निकलने का कार्य करती हैं। और जिसमें कि भाई जो सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले की बात है, तो ये समझ में आया। तो काफी समय पहले, क्योंकि भाई भारत में क्या थी, पहले जो है कि भाई नदियां तो थी नहीं इतनी नदियां। भारत में पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक नदियां पाई जाती हैं। संपूर्ण विश्व में अगर नदियों की बात करते हैं तो हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, कई सारी नदियों को निकाला जाता है हिमालय से। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया भाई हमारा हिमालय से नदियां वाला पार्ट, और जिसमें कि और भी नदियां होंगी, जैसे कि हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। कौन सी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियों की हम बात करेंगे। तो भाई तो हमारी कुछ प्रायद्वीपीय नदियां भी हैं, तो हम उन प्रायद्वीपीय नदियों पर भी चर्चा करेंगे कि भाई किस प्रकार से हम प्रायद्वीपीय नदियों पर डिपेंड है या बात करते हैं। ठीक है, द पेनिसुलर ड्रेनेज, इसे हम क्या कहेंगे भाई, द पेनिसुलर ड्रेनेज कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक पार्ट तो आपका ये हो गया हिमालयी अपवाह तंत्र, और दूसरा जो होता है वो है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, द पेनिसुलर
ड्रेनेज, द पेनिसुलर ड्रेनेज की बात की जा रही है। तो भाई ऐसी नदियां, कहने का मतलब क्या है, ऐसी नदियां जिनका निर्माण हिमालय की नदियों से पहले हो चुका है। कहने का मतलब क्या है, ऐसी नदियां जिनका निर्माण हिमालय की नदियों से पहले हो चुका है, तो वे सारी नदियां क्या कहलाती हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। जैसे जो कि अपनी प्रौढ़ अवस्था में चलती हैं, ठीक है भाई, या जितने भी हमारे ढाल प्रबलता वाली जितनी भी नदियां हैं, वो सभी नदियां किस में शामिल हैं, हमारे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में शामिल हैं। किस में शामिल हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में शामिल हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भाई गोवा, तो गोवा में एक नदी बहती है मांडवी नदी। कौन सी नदी है, मांडवी नदी है, और इसी नदी पर गोवा जो है कि बसा हुआ है। मांडवी नदी पर ही गोवा बसा हुआ है। और जो भाई कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है भाई पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, या पश्चिम से पूरब की ओर बहेगी। अगर पश्चिम से पूरब की ओर बहती है तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और पूरब से पश्चिम की ओर बहती है तो वो अरब सागर में जाके गिरती है। तो ऐसी कई सारी कंडीशन होंगी जो हम यहाँ पर इस टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर हम हिमालय वाले क्षेत्र की बात करते हैं, तो भाई ये आपका हिमालय भारत का मैप, और इस प्रकार से हमारा हिमालय पर्वत जो है कि फैला हुआ है यहाँ पर। ये पूरा हमारा हिमालय पर्वत है, कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से ये हिमालय यहां पर फैला हुआ है। तो यहां से कई सारी नदियां निकलती हैं। हिमालय हमारे पूरब में भी है, उत्तर में भी है, और दक्षिण में भी, यानी उत्तर मध्य भारत में भी पाया जाता है। हिमालय जो है उत्तर मध्य भारत में भी है, लेकिन हम कहें कि भाई दक्षिण में भी क्या हिमालय है, बिल्कुल है, दक्षिण में भी हमारा हिमालय उपस्थित है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं आपके अंडमान निकोबार के बारे में, तो जो अंडमान निकोबार में हमारा अंडमान द्वीप समूह है, वो भी हिमालय का ही भाग है, वो भी हिमालय का ही भाग है, जो कि बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ क्षेत्र है, वो भी हमारे हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं आपके हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में, कि भाई किस प्रकार से हिमालयी अपवाह तंत्र काम करता है। ये सब आप नोट कर लीजिए एक बार। हिमालयी अपवाह तंत्र, ठीक है भाई, अपवाह तंत्र कितने टाइप का है, 2 प्रकार का है, ठीक है। कितने प्रकार का, पहला हिमालयन ड्रेनेज और दूसरा द पेनिसुलर ड्रेनेज। यहाँ पर हम हिमालय से पुरानी नदियों के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ हम नई नदियों के बारे में पढ़ते हैं जो हिमालय से निकलती हैं। जो हमारी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, उन नदियों के बारे में यहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जिसमें कि हम सबसे पहले टॉपिक पर बात करेंगे आपके हिमालयी नदियाँ, हिमालय की नदियाँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपवाह तंत्र, और जिसमें कि हम पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। देखिए भाई, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, सबसे पहले हिमालयी अपवाह तंत्र, पहला पॉइंट है ये हमारा, हिमालयी अपवाह तंत्र, और जिसमें हिमालय की सबसे पहली नदी हम पढ़ेंगे वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र, तो भाई सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंधु नदी
तंत्र पर हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी सिंधु नदी है किस प्रकार से, कहां से निकलती है और किस प्रकार से, कहां से होते हुए भारत में प्रवेश करती है या बहने का काम करती है। यहां तक समझ में आया भाई? हाँ भाई, चलिए तो सबसे पहले मैं यहां पर एक छोटा सा मैप बनाता हूं जिससे कि आपके समझ में आए, ठीक है, जिससे कि पूरी तरीके से हम समझ सकें सिंधु नदी तंत्र के बारे में। देखिए भाई, ये इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में हम सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि भाई सिंधु नदी, जब हम लोग सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी, मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा, पहले हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि भाई सिंधु नदी किस प्रकार से, कहां से निकलती है और क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई सिंधु नदी विश्व का, अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो विश्व के विशालतम यानी सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। कहने का मतलब है जो सिंधु नदी है उसको भाई, अब यहां देखिए भाई सिंधु नदी, मैंने यहां पर एक ग्लेशियर बनाया है, ठीक है, मैंने यहां एक ग्लेशियर बना दिया है और ये ग्लेशियर भाई किस प्रकार से काम करेगा आप वो देखिएगा, ठीक है। और ये है आपका कैलाश पर्वत पर, तिब्बत में है आपका कैलाश पर्वत, ठीक है भाई, और यहीं पर एक झील बनी हुई है मानसरोवर, एक मानसरोवर झील है, ठीक है, और इसी के अंदर एक ग्लेशियर है आपका चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग। तो ये आपका एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग और इस ग्लेशियर से निकलती है आपकी सिंधु नदी। क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी सबसे पहले, यानी कि भाई यहां से निकल रही है ये सिंधु नदी, ठीक है। एक सेकेंड है ना, मैं जो है कि इसे नेक्स्ट डार्क पेन से जो है कि बना देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो ये है आपकी सिंधु नदी जो कि इस प्रकार से भाई बहती हुई हिमाचल प्रदेश, कहां पहुंची? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से पहुंच करके सीधे कहां पहुंची? गिलगिट। कहां? जम्मू कश्मीर में पहुंच रही है। कहां पहुंच रही है? जम्मू कश्मीर में पहुंच गई भाई गिलगिट। और फिर गिलगिट से होते हुए सीधा जम्मू कश्मीर से ही होती हुई इस प्रकार से बह रही है। ये कहां पहुंच गई है? गिलगिट नामक स्थान पर पहुंच गई, ठीक है। अब ये गिलगिट से नीचे उतर रही है, गिलगिट से नीचे उतर रही है ऐसे। कहां जा रही है? नीचे की ओर बह रही है, ठीक है भाई। कहां बह रही है? नीचे की ओर बह रही है इस प्रकार से। ठीक है भाई, ऐसे बह रही है ये। तो ये पूरी सिंधु नदी है। अब हिमाचल प्रदेश में भाई यहां एक दर्रा है आपका, यह एक दर्रा पड़ता है बाड़ा लाचा, ठीक है भाई। ये एक दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा, और इस दर्रे से होकर भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है। और ये कहां पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा बसा हुआ है, ठीक है भाई। समझ में आया? अब यहां हम बात करेंगे भाई जो सिंधु नदी है
अब सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, तो भाई इस प्रकार से वो इसमें बहती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको। जैसे कि हम सतलज की बात करें, व्यास की बात करें, रावी की बात करें, झेलम की बात करें, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, देखिए भाई, तो ये इस प्रकार से बहती हुई भारत में आ रही है, ठीक है। यहां से ये बह रही है और सीधा इस प्रकार से पाकिस्तान होते हुए भारत से अरब सागर में गिर जाएगी, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से भारत से होती हुई, क्योंकि ये राजस्थान में नहीं बहेगी भाई, और ना ही राजस्थान में नहीं बहती, ना राजस्थान में, ना गुजरात से टच होगी। अब यहाँ से कुछ नदियाँ हैं जो इसमें मिलेंगी, कुछ नदियाँ हैं जो कि सिंधु के साथ मिलकर के बहेंगी, यानी कि बहने का काम करेंगी। और वो कौन कौन सी नदियाँ हैं वो देखिएगा भाई, ये मैं कुछ नदियाँ बना रहा हूँ इसमें, ठीक है। सतलज, व्यास, रावी, झेलम, ठीक है भाई। तो ये इस प्रकार से बहती हुई भारत में बहती हुई निकलती है और निरंतर कार्य करती रहेगी, ठीक है। और ये अरब सागर में गिर रही है, यहाँ से कहाँ गिर रही है, अरब सागर में गिर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई सिंधु नदी, इसका भाई जो स्थान है, कहाँ से, उद्गम स्थान, इसका जो उद्गम स्थान है, जो इसका उद्गम स्थान है कहाँ से है, मानसरोवर झील चैमायुंगलुंग, मानसरोवर झील के निकट चैमायुंगडुंग से निकलती है, और जिसकी कुल लंबाई, अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है। कितनी है, 2880 किलोमीटर है। और 2880 किलोमीटर के बाद में जब हम और तरीके से काम करते हैं, तो भाई किस प्रकार से काम करेंगे, जब हम लोग पूरी तरीके से इसे डिस्कस कर चुके होंगे, पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके होंगे, तो ये आपकी 2880 किलोमीटर पर काम करेगी। समझ में आया? एक सेकंड भाई, है ना। देखिए भाई, अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाऊंगा, सिंधु नदी के ही हैं, ठीक है। मैं यहाँ सिंधु नदी को बनाता हूँ, ये सिंधु नदी बह रही है, थोड़ा और नीचे से बना देता हूँ, या यहीं पे बना लेते हैं इसे, ठीक है। अब इसके कुछ ये नदियाँ हैं जो कि अफ़गानिस्तान से इसमें बह रही हैं, अफ़गानिस्तान से मिलकर के इसके साथ बहने का काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि भाई ये यहाँ से ये क्यूबा है, ठीक है, शोक नदी है, तो ये सारी की सारी नदियाँ हैं जो कि दूसरे देशों की नदियाँ हैं, ठीक है। कहाँ की नदियाँ हैं, दूसरे देशों की नदियाँ हैं जो कि भाई दूसरे देशों से बहने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से हमारी सिंधु नदी जो है कि भाई बहती हुई जाती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, अगर हम इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं तो प्रमुख सहायक नदियाँ भाई कितनी हैं, 5 नदियाँ हैं जो कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कैसी नदियाँ हैं, प्रमुख 5 सहायक नदियाँ हैं जो कि इस प्रकार से बनी हुई हैं, जैसे कि भाई सतलज, रावी, व्यास,
झेलम, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, और एक नदी और है। कौन सी नदी है भाई, कौन बताएगा? एक नदी का नाम मुझे जल्दी से बताइए, कौन सी नदी है भाई? सतलज हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, झेलम हो गया, एक नदी और है, चिनाब। क्या है? चिनाब। हाँ भाई, यहां तक समझ में आया सभी के? अब इससे आगे हम बात करते हैं, कुछ नदियां ऐसी भी होंगी, क्योंकि ये नदी जो है कि भाई सीधे कहाँ निकलती है? चेमायुंग से, यानी तिब्बत से निकल करके भारत में घूमती हुई, और भारत की जो 5 नदियां हैं वो भी इसके साथ समानांतर बहती हुई सीधी जो है कि अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं, यानी इसी के समानांतर बहती हैं। चाहे वो आपकी झेलम हो, रावी हो, व्यास हो, चिनाब हो, सतलज हो, श्योक नदी हो, ठीक है, चाहे वो आपकी कुबा हो, गोमल, ठीक है, कुबा, काबुल, कुर्रम, तो ये सभी नदियां हैं जो कि हमारे सिंधु के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के बहती हैं? सिंधु नदी के साथ मिलकर के बहती हैं, और इसी प्रकार से प्रॉपर वर्क करती हैं। ठीक है भाई, अब आप मुझे ये बताइए, आपके समझ में कौन सा पॉइंट नहीं आया है इसमें से? अभी मैं इसमें आगे बहुत सारी चीजें हैं, अभी आगे बहुत सारी चीजें होंगी जो हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। हाँ भाई, जैसे कि अगर हम यहाँ झेलम नदी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? झेलम की बात करते हैं, तो और यहाँ पर अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे, या हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र, सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र, तो भाई कितना है? 11.65 किलोमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में बहती है हमारी सिंधु नदी, और जिसमें से अगर केवल भारत की बात करें, यानी कि ये वाला जो इसका जो ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि बाड़ालाचा दर्रा से लेकर के, और ये यहाँ पर काराकोरम श्रेणी से जब ऊपर की ओर निकलेगी, यानी कि नंगा पर्वत से होती हुई जब जाती है, तो ये कहां तक पहुंचती है भाई? भारत में इसका जो है कि 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर में बहती है, यानी भारत के अंदर ये कितने भाग में बहती है भाई? 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर में ये नदी भारत के अंदर बहने का काम करती है। ये नदी भारत के अंदर बहने का काम करती है। हम किस नदी की बात कर रहे हैं? सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं इसकी बाईं ओर की जो नदियां हैं, यानी कि जो हमारी सिंधु की जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, जो कि भाई पंजाब के नामक एक स्थान, यानी पंजाब में एक स्थान है आपका मीठनकोट। कौन सा स्थान है? मीठनकोट, जहां पर ये पांचों की पांचों नदियां मिलती हैं और जिसे भाई हम पंच नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? पंच नदी के नाम से भी जाना गया है। तो ये आपकी भाई सिंधु नदी है। और अगर मैं सिंधु नदी का पूरा अगर एक्चुअल डायग्राम देखना है, अगर हम सिंधु नदी के एक्चुअल डायग्राम को बनाएंगे तो भाई कुछ इस प्रकार से देखेगा, आप देखिएगा। ठीक है, मैं यहां दिखा देता हूं कि भाई किस प्रकार से हम जो है कि यहां पर पूरी तरीके से यहां बात करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे मैं इस पॉइंट को भाई यहां बनाता हूं, मैं इस वाले पॉइंट को यहां से साफ कर देता हूं, बाद में लिख लेंगे हम इसे। जैसे देखिए भाई, ये सिंधु नदी है
और ये इस प्रकार से बहती हुई यहाँ अरब सागर में गिर गई। ठीक है भाई, अरब सागर में गिर चुकी है लास्ट में, और निकल कहाँ से रही है? यहाँ से, चेमा युंगडुंग से। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये लीजिए भाई। ठीक है, अब ये नदी मान लीजिए ये आपका भारत का पंजाब वाला क्षेत्र है और यहां से ये नदियां निकल रही हैं। ठीक है भाई, ये नदियां जो है कि इस प्रकार से निकलती हुई जा रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, नदियाँ निकल रही हैं, ये हमारे भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, कौन सी नदियाँ हैं? भारत की नदियाँ हैं, जिसमें कि भाई सतलज, झेलम, सतलज, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब, ये सारी नदियाँ होंगी इसके अंदर। ठीक है, ये सारी नदियाँ होंगी इसमें, और ये इस प्रकार से चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? ये हमारी चिनाब है और ये हमारी सतलज है। ठीक है, ये हमारी सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है, जो कि भाई कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, और ये आपके बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है भाई कौन सी नदी? और इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में स्थित भाई निकलती है आपकी झेलम नदी। ये आपकी झेलम नदी है, जो कि भाई जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? पीर पंजाल से निकलती है। कहाँ से? पीर पंजाल से। और इसी के साथ साथ में एक नदी और बहती है, सोहन नदी। कौन सी नदी है? सोहन नदी बहती है। और इसके बाद में जब हम और भी आगे पहुँचते हैं, ठीक है, ये लीजिए भाई, ये है आपकी रावी नदी। ठीक है, रावी। अब इसी प्रकार से ये नदियां हैं, कुछ इस प्रकार की नदियां हैं जो कि भारत की यानी कि सिंधु की दाईं ओर से आकर के मिल रही हैं। कहाँ से आकर के मिल रही हैं? दाईं ओर से मिल रही हैं। जैसे कि भाई ये कुछ इस प्रकार की नदियां हैं, ये कुछ नदियां हैं तो सीधा निकलती हैं और बहती हैं इस नाम से। ठीक है, चलिए, जैसे कि ये आपकी सतलज, चिनाब, ठीक है, झेलम, रावी। ठीक है भाई, और इसी प्रकार से यहां से निकलती है आपकी व्यास। ठीक है, व्यास। और ये है आपकी कुबा, और ये है आपकी श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक नदी है। और ये आपकी भाई कुर्रम, ये हमारी कुर्रम है। ठीक है, ये हमारी कुर्रम नदी है। ये आपकी कुबा है, कुभा। ये गोमल है। ठीक है भाई, गोमल। और ये काबुल, ये हमारी काबुल है। तो इस प्रकार से ये नदी बहती हुई भारत के साथ बहती हुई या भारत के समानांतर नदियों के साथ बह करके बहती है। ठीक है, और इसमें यहाँ से ये है भाई एक नदी है गिलगिट। कौन सी नदी है? गिलगिट नदी। ये आपकी गिलगिट नदी है। और जो इसी के बाद में यहाँ से इस प्रकार से ये एक नदी और आके मिलती है इसके अंदर, ये नदी और मिलती है जिसे भाई स्वात नदी कहा जाता है। इसे हम लोग स्वात नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वात नदी। यहां तक समझ में आया? और ये सतलज नदी जो है कि भाई यहीं से निकलती है, इसी से, राकसताल से। जो सतलज नदी है इसी प्रकार से राकसताल से निकलती हुई सिंधु नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से यानी कि चेमायुंग से लेकर के और अरब सागर तक, और इसे कहते हैं भाई पंच नदी। ये कौन सा स्थान है? पंच नदी। ये हमारा कौन सा स्थान है? पंच नदी वाला स्थान है। अब आप मुझे इतना बता दीजिए भाई कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है।
जैसे ये जितनी भी नदियां हैं, ये 1 2 3, ये जितनी भी नदियां हैं, ये सारी की सारी भाई सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है। सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलने का काम करती हैं। और ये पूरा का पूरा भाई सिंधु नदी को ही हम पढ़ रहे हैं, पूरी तरीके से सिंधु नदी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आपका कोई प्रश्न है तो भाई पूछिए, कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। जो पॉइंट आपकी समझ में नहीं आ रहा हो वो आप मुझसे पूछ लीजिए और मैं फिर इसके आगे भी बता दूंगा। कुछ पॉइंट्स होंगे कि भाई सतलज नदी कहाँ से निकलती है, चिनाब कहाँ से निकली है, रावी कहाँ से निकली है, झीलम कहाँ से निकलती है, रावी, ये सारी नदियां मैं आपको, और ये आपकी सोहन नदी है, सोहन। तो एक बार आप इस डायग्राम को बना लीजिए सभी लोग, ठीक है भाई। सभी लोग इस डायग्राम को एक बार बना लो। ठीक है भाई। अब सिंधु नदी के साथ साथ जो हमारे भारत की कुछ विशेष नदियां हैं, जैसे सतलज है, चिनाब है, रावी, झीलम, ब्यास, सोहन नदी, तो इन नदियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि भाई ये नदियां कहां से किस प्रकार से निकलती हैं और किस प्रकार से कितने किलोमीटर में बहते हुए अपने क्षेत्र को कवर करती हुई हैं और सिंधु के साथ जाकर के मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सतलज नदी के बारे में। तो भाई सतलज नदी जो है कि राकस ताल से निकलती है और ये भी हमारा कहाँ है, मानसरोवर झील में ही स्थित है। यानी जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी भी हमारी कहाँ से निकलती है, राकस ताल से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के निकट ही स्थित एक ग्लेशियर है। और ये नदी समानांतर, सिंधु के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से होकर, किससे, शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है भाई, शिपकिला दर्रे से होकर के यह नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। और कुल, अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो भारत में 1050 किलोमीटर, कितना है, लगभग इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हो 1500 किलोमीटर है। और जिसमें से अगर भारत की बात करें तो 1050 किलोमीटर ये भारत के अंदर बहती है। कितनी है, 1050 किलोमीटर ये भारत में बहती है। सतलज नदी निकलती कहां से है, राकसताल, और भारत में कहां से प्रवेश करती है भाई, शिपकिला दर्रे से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। अब दूसरी नदी आपकी चिनाब। तो चिनाब के बारे में ये कहा जाता है कि यह नदी भाई हिमाचल प्रदेश से, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध दर्रा है जिसे हम बाड़ा लाचा दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, बाड़ा लाचा दर्रा के नाम से जाना जाता है भाई हिमाचल प्रदेश में। और इसी दर्रे से ये निकलती है और यहाँ से ये 2 धाराओं में निकलती है इस प्रकार से। यानी कि जो चिनाब नदी है यह 2 भागों में बटी होती है, यानी 2 धाराओं में बटी होती है। और चंद्र और भागा, किसके नाम से जानते हैं हम इसे, चंद्र और भागा के नाम से जाना जाता है। और जब भारत के एक स्थान पर जब ये पहुंचती है, यानी कि ये भारत के अंदर कोलांग के निकट एक स्थान पड़ता है आपका तंडी, और जहां पर ये चिनाब के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, चिनाब के नाम से जानी जाती है। और जो कि लगभग 1180 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 1180 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर लंबी है, सॉरी 1180 किलोमीटर लंबी नदी है। यानी 1180 किलोमीटर लंबी है। कहां से निकलती है भाई, बाड़ा लाचा दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में। और यह नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। कहने का मतलब ये सिंधु के साथ सबसे अधिक समय तक रहती है।
जो हम चिनाब की बात कर रहे हैं, यह नदी सबसे अधिक समय तक रहती है सिंधु नदी के साथ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई झेलम के बारे में, और झेलम के बारे में ये कहा जाता है कि यह नदी बैरी नाग झील से निकट यानी शेषनाग झील के निकट बुलर झील से निकलती, यानी बैरी नाग झील से निकलती है, और लगभग ये जो है कि भाई आपकी 724 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 724 किलोमीटर लंबी नदी है झेलम नदी। और ये भाई कहाँ से निकलती है? यह नदी जो है कि भाई हमारे इसी स्थान पर एक दर्रा है आपका, सॉरी एक झील है बैरी नाग झील, बैरी नाग झील से निकलती है, और जो कि 724 किलोमीटर भाई बहती है, भारत के अंदर ही बहती है, और ये चिनाब में जाकर के मिल जाती है। कहाँ मिलती है? चिनाब में जाकर के मिल जाती है। और अगर हम रावी की बात करते हैं तो भाई रावी नदी जो है कि रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से होकर के निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, और चिनाब यानी झेलम के साथ मिलकर के बहती है और चिनाब में जाकर के मिल जाती है। और जो रावी नदी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो भाई 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना है? 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जो लास्ट में जो एक नदी बची है आपकी, भाई कौन सी बचती है यहाँ पर? सतलज हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गई, झेलम हो गई, व्यास भी हो गई। अब केवल एक नदी बचती है भाई, व्यास नदी। और व्यास नदी के बारे में ये भी है, तो ये भी भाई रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकलेगी। और इसकी जो कुल लंबाई भाई 470 किलोमीटर लंबी है ये केवल। तो इस प्रकार से ये नदियां जो है कि भाई झेलम की नदी और ये सभी नदियां भारत में सिंधु के साथ समानांतर बहती हुई अनेक समय तक इसके साथ में बनी रहती हैं, और इसी को हम जो है कि क्या कहते हैं भाई, सिंधु नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये हमारा सिंधु नदी तंत्र है। अब इसके बारे में हम कुछ और पॉइंट्स होंगे तो मैं यहाँ पर इन्हें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ चुका होगा। अब इससे आगे आपको अगर नोट्स बनाने होंगे तो वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे भाई। ठीक है, आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? जितना भी मैंने आपको समझाया है जहाँ तक है सबकी समझ में आ चुका होगा। जितने भी पॉइंट हैं जहाँ तक है कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, सारे पॉइंट मैंने सिंधु नदी के कवर कर लिए हैं। और ये नदी, इसमें अगर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सतलज नदी जो है कि सिपकिला दर्रे से होकर के बहती है, और इसी पर आपका बाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, जो कि भारत का बाखड़ा नागल बांध इसी नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर। और ये दो नदी हैं, कहने का मतलब दो बांध हैं, बाखड़ा बांध अलग है और नागल बांध अलग है, लेकिन दोनों ही एक ही नदी पर होने के कारण इसे बाखड़ा नागल बांध का नाम दे दिया गया है, जो कहाँ है? सतलज नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया सबके? अगर कोई पॉइंट है तो भाई पूछ लीजिए, कमेंट्स कर दीजिए मेरे पास, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और क्लास में कोई भी डाउट्स हो तो आप तुरंत पूछ सकते हो। ठीक है, कैसा भी कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, पूछ सकते हो। और इसके आगे, क्योंकि मैंने यहाँ आपको जो है कि बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से समझा दिया है और आपके माइंड में सेट हो चुका होगा भाई सिंधु नदी की कौन कौन सी नदी हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से कितने किलोमीटर में बहती है, सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने यहाँ आपको कुछ भी नोट नहीं कराया है। कहने का अर्थ क्या है? नोट मैंने कुछ नहीं कराया, बस केवल एक्सप्लेन किया है। और अगर आपके समझ में एक्सप्लेन तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इस स्ट्रक्चर से ही आपको सारी नॉलेज पता चल जाएगी कि भाई सिंधु नदी क्या है और वह किस प्रकार से भारत में बहती है। केवल कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि चिनाब कहाँ से निकलती है, सतलज कहाँ से निकलती है, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। चिनाब की तो हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि भाई चिनाब तो भारत में ही निकलती है और भारत में ही सिंधु के साथ मिलकर के अलग हो जाती है। चिनाब जो है, हमें केवल दो नदियां याद रखनी है, एक सिंधु नदी और दूसरी सतलज। क्योंकि सिंधु नदी भाई कहाँ से होकर के घूम रही है? बाड़ालाचा दर्रे से,
और सतलज नदी कहां से होकर के निकल रही है? शिपकिला दर्रे से होकर के प्रवेश करती है भारत के अंदर। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो सिंधु नदी है, जो हमारी सिंधु नदी है, वो दमचौक से भी प्रवेश करती है भारत के अंदर। कहां से प्रवेश करती है? दमचौक। हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है दमचौक, तो वहां से भी प्रवेश कर जाती है और वो उसी से बारालाचा दर्रे से ही होते हुए निकलते हैं। जैसे कि ये हमारा हिमाचल प्रदेश वाला भाग है, ठीक है, तो इसी स्थान पर यानी कि इसी दर्रे के अंदर यहीं पर हमारा जो है कि दमचौक पड़ता है, तो इसी से होकर के निकल जाती है सिंधु नदी। समझ में आ गया? मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए, सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आ जाएंगे। तो ये था हमारा भाई सिंधु नदी तंत्र पर टॉपिक था, जो आज हम क्लियर कर चुके हैं। और इससे आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे भाई, और वो पूरी तरीके से अगली नदी तंत्र पर हम चर्चा करेंगे और पूरा नदी सिस्टम जो है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, इसी तरीके से मैपिंग के साथ पूरी नदियों को हम कवर करेंगे। और इसके बाद हम जो बात करेंगे आपके गंगा नदी तंत्र पर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है, और उस गंगा नदी तंत्र को भी हम इसी प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। सारी चीजें डिटेल्स के साथ होंगी, वन बाय टॉपिक, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, कहां से निकली है, किस मोड़ पर घूम रही है, सारी चीजें हम यहां पर कवर करके चलेंगे। और उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर भी चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी हमारे टॉपिक होंगे सब पर आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। जितनी भी नदियां होंगी उन सभी पर हम पूरा कवर करके चलेंगे। और आज के वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। तब तक आप सभी लोग बने रहिए साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।